Hello students, today we are going to discuss AITS second and its syllabus is digestion and absorption, breathing and exchange of gases. दो चैप्टर हैं, digestion and absorption and breathing and exchange of gases. So first question है, the role of water in our body. Water act as a medium for transport of substance. ये correct statement है. Now provide a medium for metabolic reactions. ये भी correct option है. Now cause dehydration in our body. यहाँ लिखा हुआ है dehydration. वाटर की कमी से डिहाइड्रेशन होता है, वाटर डिहाइड्रेशन कॉज नहीं करेगा. तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है ए एंड बी, हैंस इट इज 4. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर. दिस इज नॉन एज. तो अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर से जो हीट लिबरेटेड होती है उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको कहेंगे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या ग्रॉस एनर्जी वैल्यू. और जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में तो उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू. तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रॉस एनर्जी वैल्यू. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड एज. तो बहुत सिंपल है ये. कॉम्प्लेक्स को अगर सिंपलर फूड में कन्वर्ट करेंगे जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज digestion. Next है, read the following statement and choose the correct option. Right? Digestion occur with the help of physical and chemical processes inside the cell. तो ये statement हो जाएगा wrong. Biomolecule in food can be utilized by our body in their original form. जो भी बायोमोलिक्यूल होते हैं जो फूड में हमें मिलेंगे, पहले वो डाइजेस्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर कन्वर्ट होते हैं, देन एब्जॉर्ब होते हैं, उसके बाद फिर बॉडी उन्हें यूटिलाइज कर पाती है. सो अल्टीमेटली ये डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होंगे. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट, मैकेनिकल डाइजेशन इन्वॉल्व च्यूइंग. तो ये सही है, दैट इज अकर इन बक्कल कैविटी. नेक्स्ट, बायोकेमिकल डाइजेशन इन्वॉल्व एंजाइम एक्शन. तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. तो यहां पर आउट ऑफ 4 जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी एंड डी. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट सी एंड डी आर ट्रू. क्लियर? Next, identify A, B, C, D in the given diagram. ठीक है, तो A जो यहां है ये सॉकेट्स हैं जिनमें टीथ फिक्स होते हैं, और C जो है ये है मोलर, B प्रीमोलर एंड D कैनाइन, और ई जो है इंसिजर्स. सो अकॉर्डिंगली यहां हम देख सकते हैं ए क्या हो जाएगा? तो ए है सॉकेट्स, ये सही है. बी प्रीमोलर, ये सही है. सी मोलर, डी कैनाइन एंड ई इंसिजर्स. सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेसिडियस टीथ आर फाउंड इन ह्यूमन. डेसिडियस टीथ मीन्स क्या होंगे?
ये होंगे मिल्क टीथ, ठीक है। मिल्क टीथ होते हैं या जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, बाद में परमानेंट टीथ डेवलप होते हैं। तो जो डेसिडियस टीथ होते हैं वो टोटल होंगे 20। क्लियर? बिकॉज जो डेसिडियस टीथ का फॉर्मूला है वो हो जाएगा 2 1 0 2 और 2 1 0 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 20। तो यहां पर प्रीमोलर्स नहीं होते हैं और बाकी के ये 20 टीथ होते हैं डेसिडियस टीथ में। A cartilaginous flap called and it prevents the entry of food into the glottis during swallowing the food। तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर क्या है जो ग्लोटिस को क्लोज करेगा ड्यूरिंग swallowing the food and it is epiglottis। Arrange the following histological layers present in the wall of human alimentary canal from outside to inside। जो लैंग्वेज हमें देखनी है वो ये है from outside to inside। और करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? तो आउटर टू इनर का अगर हम सीक्वेंस देखेंगे तो ये जो 4 लेयर्स हैं, ये जो यहां पर 4 लेयर्स होती है, तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होगा ये होती है सिरोसा। देन इनर टू द सिरोसा मस्कुलरिस, देन inner to muscularis it is submucosa and the innermost layer, innermost हो जाएगा mucosa। तो आउटर टू इनर का अगर हम सीक्वेंस देखेंगे तो आउटर मोस्ट है सिरोसा, देन मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? तो आउटर मोस्ट सिरोसा मीन्स ए, then muscularis B, submucosa and mucosa। So the correct option will be 1। What is the true regarding appendix in human? Appendix obviously vestigial organ है and arise from the cecum and it is finger like tubular portion। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। क्लियर? अपेंडिक्स जो है वो सीकम के साथ मीन्स दिस इज सीकम और सीकम से ऐसा ये फिंगर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो सीकम से, और यहां ये आगे कॉलोन, तो ये सीकम से कनेक्ट होगा और ये जो फिंगर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सो अपेंडिक्स के रिगार्डिंग ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट, इंटेस्टाइनल विलाई आर मेनली कंसर्न्ड विद। विलाई का जो पर्पस है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है बिकॉज दे इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड दैट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2nd। The protective enzyme found in gastric juice, the proteolytic enzyme found in gastric juice of infant for the digestion of milk protein। तो milk protein है कैजिन, और कैजिन को डाइजेस्ट करने के लिए मीन्स ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। और ये एंजाइम है, यहां 2 आपको दिए हुए देखिए, एक रेनिन है और दूसरा सिंगल NIN वाला रेनिन है। तो हमारा करेक्ट आंसर तो ये होगा, दिस इज एंजाइम। और ये जो है ये किडनी में वाटर रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, रास सिस्टम बनाता है जिसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, जबकि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेनिन। बाइल डक्ट
and pancreatic duct open together into the duodenum as hepatopancreatic duct, and this hepatopancreatic duct is guarded by sphincter of Oddi. Hence correct answer हो जाएगा third. Match the column with column second. मीन्स हमें ये प्रॉपरली इनको कनेक्ट करना है. सो म्यूकस नेक सेल ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? तो म्यूकस नेक सेल प्रोड्यूस म्यूकस. चीफ सेल्स दे प्रोड्यूस एंजाइम्स. तो इसको कनेक्ट करेंगे थर्ड से, पैप्सिनोजेन. एंड पेराइटल सेल प्रोड्यूस HCl एंड इवन इंट्रिंसिक फैक्टर्स. तो ये हो गया इसका करेक्ट मैचिंग. अब आंसर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं. म्यूकस नेक सेल मीन्स फोर्थ, ये सही है. चीफ सेल्स पैप्सिनोजेन थर्ड, एंड पेराइटल सेल्स HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स amongst the following with respect to liver. Liver is the largest gland of the body. Undoubtedly ये करेक्ट स्टेटमेंट है. बाकी दूसरे स्टेटमेंट भी देख लेते हैं. It is situated in abdominal cavity just above the diaphragm. It is not situated above the diaphragm. It is below the diaphragm. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. Gleason's capsule is the functional unit of liver. Gleason's capsule नहीं है. Liver lobules are the functional unit of liver, and each liver lobule is covered by a thin connective tissue sheath called as falciform ligament. तो ये falciform ligament नहीं है. करेक्ट होगा यहाँ पर Gleason's capsule. तो ये तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, और जो करेक्ट है वो है liver is the largest gland of the body. Hence correct answer is 1. Consider the chemical reaction given below. Starch, salivary amylase, that is also called as ptyalin, pH 6.8. और यहाँ स्टार्च का डाइजेशन होगा तो बनेगा माल्टोज, that is a disaccharide. तो क्वेश्चन में पूछा है A क्या है? सो प्रोडक्ट A is maltose. Next, respiratory rhythm center is present in medulla oblongata and is primarily responsible for regulation of respiration as per demand of the body tissue, and this center is directly or indirectly regulated by all of the following except. मीन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा को कौन रेगुलेट करता है और कौन नहीं करता. तो हमें यह देखना है कि कौन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल नहीं भेजेगा, वो हमें ढूंढना है. सो द पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट इन एवोर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी. यहां से रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल मिलता है, ये सही है. सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये भी सही है. जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है that also sends signal to the respiratory rhythm center. Now pneumotoxic center present in Pons region, this is also correct. And the fourth, pneumotoxic center present in medulla oblongata, ये statement wrong है. pneumotoxic center present in Pons region, not in medulla oblongata. तो ये हमारा correct answer होगा. Various part of human alimentary canal absorb various substance. Mouth in human absorb. तो mouth में जो absorption होगा, there is certain types of drugs that absorb in mouth. तो correct option हो जाएगा second. Now, under normal physiological condition, every 100 ml of deoxygenated blood, every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately to the alveoli. तो deoxygenated blood ये डिलीवर करेगा alveoli को, और इसके रिगार्डिंग करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है.
सो डिलीवर करेगा CO2 और कितना ml, तो 4 ml CO2 is delivered by deoxygenated blood from tissue to alveoli। और अगर ऑक्सीजन को कंसीडर करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 5 ml O2 टू द टिश्यू। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। कंसीडर द फॉलोइंग केयरफुली। लिवर इज अफेक्टेड, एक कंडीशन है। आईज टर्न येलो, डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट इन द स्किन। द अबव मेंशन्ड साइंस एंड सिम्टम्स आर एसोसिएटेड विद, जो ऊपर के तीनों जो सिम्टम्स हैं दैट आर एसोसिएटेड विद जॉन्डिस। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जॉन्डिस। अबाउट X% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC, तो ये X हो जाएगा 97%, एंड Y% ऑफ CO2 इज कैरिड बाय RBC, तो RBC जितना CO2 ट्रांसपोर्ट करेगा वो होगा 20 to 25%। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर X एंड Y, तो X एंड Y के लिए करेक्ट हो जाएगा थर्ड 97 एंड 20 to 25%। काइलोमाइक्रोन्स आर कनेक्टेड विद द, तो काइलोमाइक्रोन बनते हैं फैट के डाइजेशन के बाद। जब ये एब्जॉर्ब होगा तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में काइलोमाइक्रोन बनेंगे। मींस काइलोमाइक्रोन्स आर एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ह्यूमन ट्रेकिया डज नॉट कोलैप्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रेकिया और यू कैन से विंड पाइप। इसको कोलैप्स होने से रोकते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स, और वो होते हैं सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्टिलेजिनस रिंग्स। द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन रैबिट इज, तो रैबिट में लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा और लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन को कहेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। The structure which does not contribute to the breathing in mammals, does not contribute to the breathing in mammals, तो मैमेलियन ब्रीदिंग में डायाफ्राम का रोल होता है। इसके अलावा रिब्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, इवन इंटरकोस्टल मसल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, पर मॉइस्ट स्किन ये पार्ट प्ले नहीं करती है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। The structure which does not contribute to the breathing in mammal, that is moist skin. Select the correct pair of muscles involved in normal breathing in human. Normal breathing in human. External intercostal and internal intercostal muscles. Internal intercostal muscles ये forceful exhalation में participate करेंगी, तो नॉर्मल ब्रीदिंग में इनका रोल नहीं है। जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो नॉर्मल ब्रीदिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती है। डायाफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स, डायाफ्राम नॉर्मल ब्रीदिंग में पार्टिसिपेट करता है, बट अगेन एब्डोमिनल मसल पार्टिसिपेट नहीं करती है। नेक्स्ट, डायाफ्राम एंड पैक्टोरलिस मेजर मसल्स, यहां अगेन पैक्टोरलिस मेजर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ये नॉर्मल ब्रीदिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प करती है टू इंक्रीज द वॉल्यूम इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। Rate of breathing in an adult human under normal physiological condition, तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ह्यूमन की रेट ऑफ ब्रीदिंग कितनी होगी, तो ये होता है 12 to 16 टाइम पर मिनट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड।
सेलेक्ट द इनकरेक्ट मेज, आपको इनकरेक्ट बताना है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है इसका अमाउंट 2500 टू 3000 होगा, ये करेक्ट है। देन एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो जब हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को काउंट करते हैं तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो अमाउंट है ये होता है 1000 टू 1100 ml, और साथ में अगर टाइडल वॉल्यूम हम यहां 500 करते हैं तो ये हो जाएगा 1500 टू अगेन 1600। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की जो वैल्यू है 1500 टू 1600, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नाउ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो जैसे मैंने यहां एक बताया है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 ml टू 1100 होगा, और यहां दिया हुआ है 1100 टू 1200 ml, तो ये जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो ये 3000 टू 3500 ml, ये भी क्लियर करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है थर्ड। फाइंड द ऑड वन अमंग्स द फॉलोइंग with respect to the enzymes of Succus entericus। Succus entericus ये होता है इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम होंगे या कौन से नहीं होंगे, तो ऑड बताना है। डाइपेप्टाइडेज ये इंटेस्टाइनल जूस में होगा, इवन सुक्रेज जो कि डाइसैकेराइडेज है ये भी होगा, इवन न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोटाइडेज भी होते हैं तो ये भी होगा। बट न्यूक्लियस जो है ये एंजाइम हमें मिलता है इन पैंक्रियाटिक जूस, सो दिस इज फाउंड इन पैंक्रियाटिक जूस। तो ऑड हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज न्यूक्लियस। Frog and human exhibit pulmonary respiration, means respiration through lungs. Which one of the following is not correct regarding pulmonary respiration seen in frog and human? Not correct means incorrect हमें find out करना है, right? So respiration occurs due to pressure gradient, ये सही है, ठीक है। लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन बोथ, तो यहां हम कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉग में और ह्यूमन में लंग्स होते हैं एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ऑल्दो फ्रॉग में कुछ और भी स्ट्रक्चर होते हैं। लार्वा ऑफ फ्रॉग एंड ह्यूमन बेबी रेस्पायर थ्रू द सेम रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देखिए ह्यूमन बेबी ये रेस्पायर करते हैं बाय लंग्स, बट लार्वा ऑफ फ्रॉग ये एक्वेटिक नेचर के होते हैं, तो लार्वा ऑफ फ्रॉग ये रेस्पायर करते हैं थ्रू गिल्स। तो अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा थर्ड। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है O2 इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म to indirectly break down of nutrient molecule like glucose, तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है CO2 which is harmful is also released during anabolic reactions like breakdown of nutrients, तो जो breakdown of nutrients है that are not anabolic reactions, हो जाएंगे कैटाबोलिक रिएक्शंस। तो जो स्टेटमेंट है रॉन्ग
वो ये होगा। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज जो ब्रीदिंग के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो डिपेंड करते हैं एनिमल्स के हैबिटेट पे कि वो एक्वेटिक है कि टेरेस्ट्रियल है, और उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लाइक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर with CO2 produced by the cells is called as breathing। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमसे पूछा गया था विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। क्लियर है? नेक्स्ट, स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ए, ये स्ट्रक्चर है ए एंड आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक बी एंड सी। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में जो स्ट्रक्चर होगा वो होंगे गिल्स एंड यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ अमंग्स दीज एग्जांपल्स। तो गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड mollusks। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। द वैल्यू ऑफ partial pressure of O2 in alveoli and tissue अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन रेस्पेक्टिवली। तो एल्वेओलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ये होगा 104 mm of Hg, whereas in case of tissue it is 40 mm of Hg। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, 104 and 40 mm of Hg। Clear? Now select the correct option with respect to the sequence of layers that form diffusion membrane in lungs। तो लंग में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनेगा, जैसे ये लंग एल्वेओलाई है, दिस इज अल्वेओलाई, और इसके जो वॉल होते हैं दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, फ्लैट सेल्स के बने होते हैं। और जो ब्लड वेसल्स यहां पे होती हैं कैपिलरीज, एंडोथीलियम, उसमें ये वॉल जिसमें भी ये स्क्वामस एपिथेलियम है। और तीसरा जो पार्ट है नॉन सेलुलर पार्ट, वो इनका बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है वो 3 स्ट्रक्चर होंगे। यहां पर ये स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, देन सेकंड आ जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और थर्ड वाली जो लेयर होगी वो हो जाएगा एंडोथीलियम। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ब्रोंकियोल्स and endothelium of blood vessels, but it is not bronchioles। Next है thin squamous epithelium of alveoli, then basement substance and endothelium of alveolar capillaries। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। क्लियर है? The total volume of air a person can expire after a normal inspiration। तो जैसे हम अगर ये टाइडल वॉल्यूम कंसीडर करें तो ऐसा टाइडल वॉल्यूम होता है। जब हम एक्सपायर करते हैं नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम तो यहां रहेंगे, और इंस्पायर करते हैं तो यहां पर। क्लियर? पर नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद
अ पर्सन कैन एक्सपायर फोर्सफुली, तो वो सिचुएशन को क्या कहेंगे? जो पर्सन एक्सपायर करेगा फोर्सफुली, वो पहले यहां से अगर स्टार्ट करें तो पहले ये टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये पूरा बनेगा। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कलेक्टिवली कहेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following is not associated with asthma? तो अस्थमा में alveolar wall are damaged, ये कंडीशन अस्थमा में नहीं होती है। अदरवाइज wheezing होगा, जो एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग ब्रीदिंग, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अस्थमा। नाउ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ये कंडीशन भी होती है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अस्थमा, और ये कंडीशन हो जाएगी एल्वियोलर वॉल आर डैमेज। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रॉडली टू पार्ट, one is alimentary canal and another is associated digestive glands. So यहाँ correct answer हो जाएगा third. All the following are constituents of conducting part of respiratory system except, तो जो conducting part है वो external nostril से लेकर के bronchioles तक होता है, और उसके बाद आएगा exchange part. So conducting part of respiratory system except, and it is alveolar duct. Approximately how much percentage of starch is hydrolyzed in the mouth? तो डायरेक्टली ये 30% सीधा हम याद रख सकते हैं, और बाकी का 70% जो स्टार्च है वो फिर ड्यूडेनम में डाइजेस्ट होगा। मैच द फॉलोइंग कॉलम and select the correct option amongst the following. तो स्टमक, स्टमक से रिलेटेड यहाँ पे क्या है? तो स्टमक इज अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स ए वाले को हम सेकंड से मैच करेंगे, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। बी वाला क्या है? थिकोडोंट, मीन्स टीथ होते हैं जो एम्बेडेड इन बोनी कैविटी ऑफ जो, तो बी इसको कनेक्ट करेंगे फिफ्थ से। सो बी के केस में फिफ्थ है, तो मीन्स यहां पर ये दोनों सिचुएशन है। देन विटामिन डी, विटामिन डी इट कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ वीक बोन्स, तो इसमें आ जाएगा सी का फर्स्ट, और डी मीन्स पैंक्रियास वर्क एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ये हो जाएगा थर्ड। एंड ई डायरिया, डायरिया रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो इसमें हो जाएगा फोर्थ। सो द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। द फूड दैट हैज फुली अंडरगोन मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन इनसाइड द स्टमक इज कॉल्ड एज, तो जब फूड का स्टमक में डाइजेशन होता है तो जो कंटेंट वहां पर है उसको कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज काइम। द फिगर शोज अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम with label A, B, C and D. Select the option which give correct identification and their functions or characteristics. तो B क्या है? B ये पोर्शन है लैरिंग्स, A है ट्रेकिया,
C. C is alveolus, and D, it is diaphragm. तो ये हो गया इनका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब इनको फंक्शंस के साथ मैच करना है। तो C, इट इज ब्रोंकियोल्स, थिन वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये नहीं है। A, स्ट्रेकिया, ये भी नहीं है। B, B is larynx and it is common passage of food and air। तो कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर लैरिंग्स नहीं होता, फेरिंग्स होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ डी इज अ डायाफ्राम, ये सही है, एंड डिक्रीजेज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा, एज अ रिजल्ट इनहेलेशन होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4। Which of the following respiratory volumes and capacities can be measured with the help of simple spirometer? तो जो स्पायरोमीटर है वो बेसिकली इट कैन नॉट मेजर रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, और जिन कैपेसिटीज में रेजिडुअल वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है उनको भी ये मेजर नहीं कर पाएगा। तो जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है उसको भी मेजर नहीं कर पाता है, और इवन टोटल लंग कैपेसिटी को भी नहीं करेगा, और रेजिडुअल वॉल्यूम को तो करता ही नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सिंपल रेस्पायरोमीटर, और करेक्ट आंसर हो जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर? नेक्स्ट है ब्लड एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट reveal an unusually high quantity of carboxyhemoglobin. The patient has been inhaling polluted air containing high content of। तो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है ये बनता है when hemoglobin bind with कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, 4th। Which one of the following pairs of food component reaches the stomach totally undigested in an adult human? तो जो भी फूड कंटेंट स्टमक में जाएंगे वो बेसिकली बक्कल कैविटी में जो पार्ट डाइजेस्ट हो गया होगा उसके बाद जाते हैं। तो बक्कल कैविटी में स्टार्च डाइजेस्ट होता है, वो भी 30%। तो जो फूड स्टमक में पहुंचेगा उसमें जो स्टार्च है वो 30% डाइजेस्ट हो चुका है। और यहां हमारा क्वेश्चन है टोटली अनडाइजेस्टेड, तो जिन ऑप्शंस में स्टार्च है इनको हम एक्सक्लूड कर देंगे। सो अल्टीमेटली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इट इज प्रोटीन एंड सेलुलोज। सो द करेक्ट आंसर इज 2nd। नाउ कंसिडर द स्टेटमेंट A and B carefully and select the correct option. Right? Statement A, the thoracic chamber is formed by dorsally by the vertebral column and laterally by ribs. Clear? तो thoracic chamber का जो dorsal portion है वो vertebral column बनाएगा और जो lateral part है वो ribs बनाते हैं। So ये statement correct है। Now statement B, the contraction of diaphragm increases the volume of thoracic cavity in anterior posterior axis। जब डायाफ्राम नॉर्मली डोम शेप होता है और जैसे उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा डायाफ्राम बिकम फ्लैट। तो डायाफ्राम जब डोम्स टू फ्लैट होगा तो जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा ऑब्वियसली वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर होगा। सो स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, हैंस बोथ स्टेटमेंट A and B are correct. Choose the option carefully and find true and false.
So total lung capacity is total volume of air accommodated in lungs at the end of forced expiration. तो फोर्स्ड एक्सपायरेशन नहीं, यहां होना चाहिए था फोर्सफुल इनहेलेशन, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स. FRC, functional residual capacity, is volume of air that remain in lungs after a normal expiration. ये true statement है. Residual volume is volume of air remaining in the lungs even after forceful expiration. This is also true statement. And inspiratory capacity is the total volume of air that a person can inspire after a normal expiration. Clear? तो normal expiration के बाद जितना हम forceful inhalation करते हैं, तो पहले tidal volume inhale होगा, उसके बाद inspiratory reserve volume. तो ये statement भी correct है. तो जो correct option हो जाएगा वो होगा first. Which of the following statement is incorrect regarding bile? It contains bilirubin and biliverdin that ultimately pass out with the digestive wastes. तो ये statement जो है correct है. Now bile salt helps in emulsification of fat. ये भी correct statement है. Bile activates enzyme lipase. This is also correct statements. Bile contain digestive enzymes. This is incorrect statement. तो हमें find out करना था incorrect statements. So the correct answer will be 4. When oxygen hemoglobin dissociation curve get shifted towards the right side, it reflect the following except. तो हमें देखना है कि कब डिसोसिएशन कर्व राइट साइड शिफ्ट करता है और हमें कंडीशन चूज करनी है एक्सेप्ट वाली. सो राइट साइड शिफ्ट करेगा व्हेन डिक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन. तो ये करेक्ट है. इंक्रीज्ड P50 वैल्यू राइट शिफ्ट करेगा तो P50 वैल्यू इंक्रीज होती है. दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट कंडीशन. नाउ फैसिलिटेट डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन. तो ये भी करेक्ट सिचुएशन है. परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इंक्रीजेज. तो जब राइट शिफ्ट करेगा तो ये हीमोग्लोबिन का जो सेचुरेशन है वो डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता. हैंस द सिचुएशन दैट इज इनकरेक्ट इज 4th. कंसिडर द गिवन बिलो with respect to the Kwashiorkor. Select the incorrect statement. Now, protein energy malnutrition, that is PM, accompanied by calorific deficiency. Kwashiorkor is related with the deficiency of, it is related with the deficiency of protein only, not the deficiency of calorie. Hence the incorrect statement will be first. In the given question, a statement of assertion is followed by a statement of reason, and choose the correct option. Right? Assertion है CO2 is transported in the blood mainly in form of bicarbonate ion. तो जो CO2 ट्रांसपोर्ट होती है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, वो डेफिनेटली सबसे ज्यादा परसेंटेज है एंड इट इज इक्वल टू 70%. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. नाउ रीजन, ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स द हाईएस्ट
concentration of the enzyme, that is carbonic anhydrase. तो जो कार्बनिक एनहाइड्रेज है उसका मैक्सिमम अमाउंट आरबीसी के अंदर होता है और बहुत कम जो अमाउंट है वो प्लाज्मा में होगा. तो अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट the explanation regarding AITS second. Thank you.